हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था उससे नेक्स्ट। लास्ट में हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम टेंस के जो हमें क्लासिफाई करने के बाद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, टेंस के हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। इन तीनों क्लासिफिकेशन की काइंड्स भी हमने पढ़ लिए थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछले वीडियो में ये सारी चीजें हमने देख ली थी। देखिए, टेंस को मैं आपको टेंस जो समझा रहा हूं इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से क्लियर कर करके समझा, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखकर आगे चलनी है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी? अगर आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहना। मैंने आपको बता दिया था किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप बिना हेजिटेशन के पूछ लिया करो। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, बेशक से छोटी सी चीज़ हो, आप ये तो सोचना मत कि जैसे स्कूल में कई बार कुछ बच्चे ऐसे सोचते थे कि मैडम या सर पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ आपके नहीं समझ में आई तो कई बार हमें लगता था कि सर अगर हम खड़े होकर पूछेंगे तो सारे बच्चे सोचेंगे बिल्कुल पागल है, इसको ये भी नहीं आता। ऐसा होता है ना, कई बार सबके साथ होता है। कोई छोटी सी चीज़ हो आपके दिमाग में हिट कर रही हो कि यार ये क्या है, क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और आप शर्म की वजह से, क्योंकि आप क्लास में आपकी बेइज्जती ना हो जाए, क्लास के बच्चे आपकी हंसी बनाएंगे, मजाक बनाए, आप नहीं पूछ पाते। तो डोंट वरी, यहाँ आपकी कोई मजाक नहीं बनाने वाला, ना कोई आपके ऊपर हंसने वाला। कोई भी छोटी सी चीज़ भी नहीं समझ में आ रही हो तो आप खुल के आराम से 1 बार 2 बार 4 बार उसको पूछिए, समझ में आए तभी आगे बढ़िए। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि क्या चीज़ समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? तो आप कमेंट करते रहिए। कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते जाना और पूछते जाना, हम समझाते जाएंगे, ठीक है? तो हमने बात कर ली थी कि टेंस जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और उनके 4 काइंड्स। अब हम एक और छोटी सी बात करते हैं कि सेंटेंस। हम सेंटेंस की बात करते हैं कि जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं टेंस में, देखो हम टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम सेंटेंस को एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं तो सेंटेंस को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, और सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये सारी चीजें हम अलग रूप से पढ़ते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ हम देख के चलते हैं सेंटेंस जो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सेंटेंस टेंस में कितने सेंटेंस आप लोग पढ़ते हो? तो बहुत से बच्चे 4 सेंटेंस बता रहे हैं। सर हम सिंपल पढ़ते हैं, नेगेटिव पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, 4 सेंटेंस पढ़ते हैं। हाँ, आप भी सही हो। बहुत से बच्चे 5 सोच रहे होंगे कि सर हम एक और पढ़ते हैं। सिंपल तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव पढ़ते हैं यानी कि सिंपल, नेगेटिव पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, और WH वर्ड भी एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सर हमने 5 पढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 4 पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, आपने जितने भी पढ़े हैं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको आप समझते जाओ। मैं आपको 6 सेंटेंस यहाँ पे बता रहा हूँ, जो सेंटेंस 6 हम टेंस में पढ़ेंगे। वैसे तो सेंटेंस 5 होते हैं, अगर सेंटेंस को हम अलग टॉपिक के रूप में पढ़ें तो 5 सेंटेंस होते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, सेंटेंस को हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी हो। सेंटेंस सर मैंने तो पढ़ा था, सेंटेंस असर्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, 5 टाइप्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तब होते हैं जब सेंटेंस को हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। वहाँ पर सेंटेंस के हर प्रकार को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ते हैं। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अलग टॉपिक के रूप में। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि टेंस में सेंटेंस को, किस किस तरह के सेंटेंस को हम टेंस में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक तो हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल भी बोलते हैं। हो सकता है बहुत सी बुक में आपको पॉजिटिव भी लिखा मिले। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं, हो सकता है बहुत सी बुक में पॉजिटिव सेंटेंस भी आपको मिले। ऑलराइट, दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव।
चौथा हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। पांचवा हम पढ़ेंगे WH वर्ड। छठा हम पढ़ेंगे WH वर्ड नेगेटिव। ऑलराइट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव। अब आपको ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे इसको प्रोनाउंस जो करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रो एक अलग चीज होती है, INTRO। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इंट्रो, तो वो आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, इंटरोगेटिव। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ये हम 6 जो 6 तरह के सेंटेंस हैं ये हम टेंस के अंदर पढ़ते हैं। सेंटेंस बेसिकली, ठीक है ना, अफर्मेटिव जिसमें सिंपल किसी स्टेटमेंट को दर्शाया जाता है, सिंपली मैं खाना खाता हूँ, I eat food, I teach English, I play football, I watch movies, इस टाइप से। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे नॉट लग जाता है, ठीक है, जैसे I do not play chess, मैं चेस नहीं खेलता हूँ, I do not teach maths, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, इस टाइप से। इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन नॉट के साथ। ठीक है, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक बोलते हैं। WH वर्ड इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक है। हाँ, WH वर्ड होते हैं जैसे आपको पता है वाट है, वेयर है, हु है, whom है, वाई है, ठीक है ना, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, ये सारे WH वर्ड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे WH वर्ड है। जैसे वाट है, वेयर है, whom है, वाई है, हाउ है, हाउ मच, हाउ मैनी, हु है, एटसेट्रा, विच है, ये सारे आपके WH वर्ड हैं। ठीक है, जरूरी नहीं WH सारे WH वर्ड W से ही स्टार्ट हो। आपके मन में ये बात अगर आ रही होगी सारे WH वर्ड W से ही स्टार्ट होते, नहीं, H से भी स्टार्ट हो रहे हैं ना, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये भी तो WH वर्ड ही है। तो ये सारे WH वर्ड्स हैं, ये वो हैं जो वर्ड्स क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस में, स्टार्टिंग में आकर क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस में, स्टार्टिंग में, बीच में नहीं, क्योंकि जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये बीच में आकर दूसरा काम भी करते हैं। अभी मैं बात करूँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ऑलराइट, WH वर्ड नेगेटिव यानी कि कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके साथ नॉट लगा होगा। नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है नॉट लगा होगा। ठीक है, तो ये 6 सेंटेंस हम टेंस में पढ़ते हैं। अब इन 6 सेंटेंसों को पढ़ने के साथ ये आप लिख लेना, वीडियो को रोक कर आप किसी चीज को लिख लिया करो, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती। ठीक है, अब एक सवाल मन में उठता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो अपना थोड़ा सा रिलैक्स होकर खुद के व्यूज भी लगाया करो। ऐसा नहीं है कि सामने से जो आ रहा है उसी को बस गेन करते चलो। आपके मन में सवाल उठने चाहिए किसी भी चीज का, ऐसा आया तो क्यों आया। जितने भी बच्चे ब्रिलियंट, जितने भी ब्रिलियंट लोग होते हैं, जितने भी महान लोग बने हैं वो इसी वजह से बने हैं। हर चीज को लेके उनके दिमाग में ख्याल, सवाल उठते थे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है अगर सवाल नहीं उठा होता या पहले कभी सवाल नहीं उठाए होते महान लोगों ने तो आज बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो आप पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा ना। तो जिस भी महान व्यक्ति ने ये निकाला था, आपको पता है किसने निकाला था, किसने इसकी खोज करी थी। अगर उसने मन से सवाल नहीं उठाया होता, एप्पल गिर गया नीचे, ऊपर से पेड़ से एप्पल गिरा और नीचे गिर गया सेब। अगर उसने सवाल नहीं उठाया होता कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, इधर उधर ऊपर इधर क्यों नहीं गया, तो शायद आज ग्रेविटेशनल फोर्स हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ आएगा। इसीलिए मन से आप ख्याल उठाया करो। आप जैसे महान अगर होते या आज के हमारे जैसे महान अगर होते, उस टाइम पे जब न्यूटन थे, आइंस्टीन थे, सारे बड़े बड़े लोग थे, तो उस टाइम पे हम क्या करते, हमारे आसपास कहीं एप्पल गिरा होता, उठाते, साफ करते, खा जाते। बिल्कुल सही, यही करते ही लोग यही हैं, आम लोग। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना है, आम नहीं बनना है।
थोड़ा सा डिफरेंट होना है। अगर आप आम रहोगे, सबके जैसे रहोगे, कॉमन पीपल जैसे भी होते हैं, तो आप फिर कैसे अपना वजूद बनाओगे? आपका एग्जिस्टेंस अगर आपको बनाना है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा, सबसे अलग। जो महान होते हैं वो अलग ही दिखते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी इंटेलिजेंसी से। जो अपनी नॉलेज होती है यही इंसान को महान बनाती है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन पुट करते रहा करो, सर ऐसा आया तो क्यों आया। ऑलराइट, खुद से भी, और खुद ही उसका आंसर ढूंढने की कोशिश भी किया करो। नहीं मिले तो हम तो हैं आपकी हेल्प करने के लिए। फिर भी तो आपके मन में ख्याल ये आना चाहिए कि सर ये सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसका मतलब भी प्रश्नवाचक हो रहा है, यानी कि ये भी प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। आप WH वर्ड जो बता रहे हो, ये WH वर्ड, इसका मतलब भी आप प्रश्नवाचक बता रहे हो। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहां WH वर्ड नेगेटिव, इसका मतलब भी प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सर हमें ये चीज समझाओ, जब यही हम प्रश्नवाचक को पढ़ लेते हैं तो यहां दोबारा से इसको प्रश्नवाचक पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई एक से भी तो काम चला सकते हैं, फिर दोबारा उस प्रश्नवाचक को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, आया ना सवाल मन में? चलो नहीं आया या आया तो उसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको वीडियो को रोक के आप लिख लिया करो, ये चीज है ना। और जैसे जो भी बच्चे हिंदी भी साथ में लिखना चाहते हैं अपने नोट्स में, उनको सिर्फ इंग्लिश से नहीं समझ में आता, तो जैसे मैं बोलता हूँ तो वीडियो को रोक के वहां पे लिख लिया करो हिंदी को, है ना। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जो सिंपल होते हैं, नेगेटिव नकारात्मक जो सिंपल नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। WH वर्ड भी WH वर्ड प्रश्नवाचक होते हैं, WH वर्ड नेगेटिव प्रश्नवाचक, WH वर्ड प्रश्नवाचक नकारात्मक होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो 6 टाइप के सेंटेंस में से कंफ्यूजन हुआ सर 2 में। इंटरोगेटिव का मतलब भी प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब का इसका भी मतलब प्रश्नवाचक। जब हमें 2 का कंफ्यूजन मिल जाएगा ना, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे हैं उनको हो सकता है क्लियर हो ऑलरेडी, नहीं हो तो अब और हो जाएगा अच्छे से, है ना। एक छोटी छोटी चीज को मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। तो हमारा कंफ्यूजन हुआ कि सर इंटरोगेटिव में और WH वर्ड, ये दोनों प्रश्नवाचक हैं, लेकिन यहां हमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हम करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में और WH वर्ड में क्या फर्क होता है? तो पहला फर्क मैं आपको बताता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हमेशा जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। Interrogative sentence always starts with helping verb. Whether WH word starts with WH word, जो भी WH word मैंने अभी बताए थे ना, WH word sentence इन्हीं WH word से start होता है, helping verb से start नहीं होता। WH word starts with WH words। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखाए थे उन्हीं WH वर्ड से स्टार्ट होता है WH वर्ड सेंटेंस। पहला फर्क समझ आया? इंटरोगेटिव स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, शैल, विल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। सारे टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंटरोगेटिव। लेकिन WH वर्ड किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से। सेकेंड, जो हम इंटरोगेटिव का रिप्लाई देते हैं, क्या देते हैं? रिप्लाई। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई देते हैं, किसी को भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है या हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें रिप्लाई देता है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई हमेशा किस में दिया जाता है? यस या नो। इंटरोगेटिव का रिप्लाई हमेशा किस में दिया जाता है? यस या नो में। सिर्फ या तो यस या नो, और किसी में नहीं दे सकते इंटरोगेटिव रिप्लाई। ऐसा नहीं है कि आप सेंटेंस में रिप्लाई दोगे। लेकिन जब हम WH वर्ड की बात करते हैं तो WH वर्ड सेंटेंस से बने हर क्वेश्चन, WH वर्ड जो भी सेंटेंस होगा, WH वर्ड से जो भी क्वेश्चन बनेगा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे तो आप रिप्लाई मुझे दोगे तो सेंटेंस में दोगे, यस या नो में नहीं दे सकते। या आपने क्वेश्चन पूछा WH वर्ड में मुझसे,
WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और मुझे उसका अगर जवाब देना है तो मैं यस या नो में नहीं दे सकता, मैं किस में दूंगा? सेंटेंस में। मुझे जवाब देना पड़ेगा सेंटेंस में। ऑलराइट, तो दो डिफरेंस आपके समझ में आए। तीसरे की मैं आपसे बात करता हूं कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, इससे जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन बनता है, अगर उस क्वेश्चन का हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इन हिंदी ट्रांसलेशन उसके हिंदी ट्रांसलेशन में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन था, इंग्लिश में भी क्वेश्चन था, तो हिंदी में अनुवाद कर देंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा। तो हिंदी में जो क्वेश्चन बनता है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन करने के बाद जो क्वेश्चन क्रिएटिंग वर्ड होता है, जो भी आपका क्वेश्चन क्रिएटिंग वर्ड है, यानी कि जिस शब्द से क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन क्रिएटिंग वर्ड क्या होता है? क्या? कौन सा होता है? क्या? यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब आप हिंदी में अनुवाद करते हो तो कौन सा शब्द होता है जिससे प्रश्न बनता है? क्या। हमेशा क्या से प्रश्न बनेगा, जो सेंटेंस के शुरुआत में होगा। और क्या कहाँ आता है? सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब भी आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे प्रश्न बनेगा? क्या। क्या से ही प्रश्न बनेगा और किसी शब्द से नहीं बनेगा। क्या से प्रश्न बनेगा। और क्या कहाँ आएगा? सेंटेंस के शुरुआत में। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि सेंटेंस में क्या कहाँ आएगा? बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। दोनों बात सही है, ठीक है। अब हम आते हैं WH वर्ड पे। अगर हम WH वर्ड का, WH वर्ड जो क्वेश्चन है उसका हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, उसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आता है? बताओ कौन से शब्द जिनसे क्वेश्चन बनते हैं? बताओ 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 बेटा, सोचो। बहुत बढ़िया। कौन कौन से शब्द जिनसे बनते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में क्वेश्चन? क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कितना, कितने, किसे या किसको, एटसेट्रा, ये वर्ड होते हैं। WH वर्ड का जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इन शब्दों से प्रश्न बनते हैं। क्या, क्यों, कब, कौन, कहां, कैसे, किस लिए, किसको, कितने, कितना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी चीज, ये सेंटेंस में ये जो वर्ड है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस में कहां आते हैं? ये सेंटेंस में कहां आते हैं? स्टार्टिंग में नहीं आते। कहां आते हैं? सेंटेंस के मिड में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर आते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आते हैं। यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आएंगे? सब्जेक्ट के बाद आए, ठीक है। जैसे आप प्रश्न पूछते हो हिंदी में, आप पूछते हो किसी से, तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम सब्जेक्ट क्यों जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो। क्यों कहाँ है? सेंटेंस के बीच में, यानी कि तुम के बाद, तुम क्या था? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो WH वर्ड से बिल्कुल अलग है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे अलग है? हमें पता है कैसे अलग है। इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई हम यस और नो में देते हैं, WH वर्ड का रिप्लाई हम किस में देते हैं? WH वर्ड रिप्लाई किस में देते हैं? सेंटेंस में। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसका जब भी हम हिंदी अनुवाद करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो हिंदी में कौन सा शब्द है जिससे प्रश्न बनता है? क्या शब्द से।
लेकिन WH वर्ड का जब भी हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कौन कौन से शब्द हैं जिनसे प्रश्न बनता है? तो बेटा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसे, किसको, इन्हीं से प्रश्न बनता है। ठीक है, क्या कहाँ आता है इंटरोगेटिव में? क्या यहाँ भी है, क्या यहाँ भी है? ये वाला क्या वाट वाला है, वाट, WHAT, वाट जो होता है वाट से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये कहाँ आता है? क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट से पहले। ये क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये कहाँ आते हैं भाई? सब्जेक्ट के बाद, सब सेंटेंस के बीच में, सब्जेक्ट के बाद। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई ना? आप इसी इन तीनों चीजों को आप इसको जैसे लिख रहे हो रजिस्टर में, आप वीडियो को रोक के इनको लिखते रहना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इन्हीं जो 3 चीजें हमने पढ़ी, इनका हम एग्जांपल लेके देखते हैं, डिफरेंस आपने क्लियर हो जाएगा, है ना। ये चीजें बिल्कुल लिख लेना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को रोक लिया करो, उसको लिख लिया करो। ओके, अब एग्जाम्पल आपको लेके देखता हूं मैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा, सारे बच्चों को आपको समझ में आ जाएगा, छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, ये ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे WH वर्ड हो, दोनों प्रश्नवाचक हैं, तो दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनता है तो दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऑलराइट, अब यहां पे हमने 2 सेंटेंस लिए। अब देखो बच्चों, 2 सेंटेंस लिए, दोनों सेंटेंस को अब ध्यान से देखो। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। गो मैन वर्ब, टू प्रपोजिशन मार्केट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गवर्न बाय द प्रपोजिशन। WH वर्ड, वाई क्या है? WH वर्ड। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? मैन वर्ब। यहां तक ठीक है। पहला डिफरेंस आपके सामने आ गया, आ गया ना? बिल्कुल। क्या अंतर? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड से स्टार्ट WH वर्ड सेंटेंस, तो ये कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। ये कौन सा हो गया? WH वर्ड। ओके, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हो? इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? क्या आप बाजार जाते हो? इसका आप बाजार क्यों जाते हो? दूसरा अंतर देखो, पहला अंतर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट WH वर्ड से स्टार्ट। दूसरा डिफरेंस, क्या आप बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। आप क्या जवाब दोगे अगर रिप्लाई आपको देना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का? तो अगर आप बाजार जाते हो तो क्या रिप्लाई दोगे? यस। अगर आप बाजार नहीं जाते तो क्या रिप्लाई दोगे? नो। यही तो दोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपसे किसी ने पूछा इधर आओ, आपसे किसी ने पूछा इधर आओ, डू यू गो टू मार्केट, तो आप कहोगे मेरी मम्मी भेजती है मुझे, मैं इसलिए बाजार जाता हूं। तो पूछने वाला कहेगा मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा कि बाजार क्यों जाता है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा क्या तू बाजार जाता है? तो जाता है तो हाँ, नहीं जाता तो ना। ऐसा थोड़ी है कि आपसे उसने पूछा आप क्या आप बाजार जाते हो, आप कह रहे हो कि मुझे सब्जी लेनी होती है इसलिए मैं बाजार जाता हूं, या मुझे सामान लेना होता है इसलिए मैं बाजार जाता हूं। नहीं ना, आप सिर्फ यस और नो में रिप्लाई देते हो। हाँ, जब आपसे WH वर्ड में पूछे तो आपको सेंटेंस में रिप्लाई देना पड़ेगा। तो दूसरा अंतर क्लियर है? इसका रिप्लाई दोगे यस या नो में, इसका रिप्लाई दोगे WH वर्ड का रिप्लाई दोगे तो सेंटेंस में आप बाजार क्यों जाते हो, कोई आपसे पूछे व्हाई डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार क्यों जाते हो, आप क्या कहोगे? हाँ, फिर आप वजह बताओगे कि मुझे सामान लेना होता है, या पापा घर पे नहीं होते, वो लेट आते हैं ड्यूटी से इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ता है,
या मम्मी नहीं जा सकती इसलिए मैं मार्केट जाता हूँ, यही वजह आप बताओ, जो भी आपके पास वजह है। लेकिन फिर आप वजह बताओगे, फिर ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पूछे कि आप बाजार क्यों जाते हो, वाई डू गो टू मार्केट, आप कहो यस, तो कहेगा मुझे पता है आप बाजार जाते हो, लेकिन मैं तो वजह पूछ रहा हूं कि आप बाजार क्यों जाते हो। हाँ या ना में जवाब मत दो, मैं तो आपसे वजह पूछ रहा हूं। ऑलराइट, दो अंतर क्लियर, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट, रिप्लाई यस या नो, रिप्लाई सेंटेंस में तीसरा डिफरेंस जो इसमें हिंदी अनुवाद हमने किया, इसमें जिस शब्द से क्वेश्चन बन रहा है वो शब्द कौन सा है, क्या, कहाँ आया, सब्जेक्ट जो है उससे पहले, सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सब्जेक्ट से पहले। इसमें कौन सा शब्द है, क्यों, जिससे प्रश्न बन रहा है, कहाँ आया, सब्जेक्ट के बाद और सेंटेंस के बीच में। क्लियर, तीनों डिफरेंस क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, लिख लेना, आगे चलते हैं। तो यहां तक ये तो क्लियर है कि भाई हमें इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड अलग अलग ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनका काम ही अलग अलग है ना। तो इसलिए हम 6 सेंटेंस पढ़ेंगे टेंस में, 6 सेंटेंस पढ़ेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। अब इसमें नोट लगा दो आप, जो 3 अंतर है ना वही अंतर रहेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड है जो भी हमने लिए हैं उसमें नोट लगा दो, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव है, इसमें नोट लगा दो, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो जब डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव का अंतर पता है तो इसके साथ नेगेटिव लगा, नोट लगाने से नेगेटिव भी बन जाएगा, तो उसमें भी यही अंतर रहेंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं जो आपका सेंटेंस होता है, यही सेंटेंस जो हमारे चल रहे हैं, जो भी हम 6 सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो सेंटेंस होते हैं इसमें बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं भाई। बेसिक सी चीजें क्या होती है सेंटेंस में, लगभग सभी सेंटेंस में जो होती है, सब्जेक्ट होता है लगभग सभी सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सभी सेंटेंस में लगभग ऑब्जेक्ट होता है, सभी सेंटेंस में लगभग हेल्पिंग वर्ब होती है, सभी सेंटेंस में लगभग मैन वर्ब होती है, और सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। ये चीजें कुछ हैं जो कॉमन है, जो लगभग सभी सेंटेंस में होती है, यानी कि अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो भी ये बेसिक सी चीजें हैं सब में होती हैं। हाँ, हो सकता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, वहां पर हेल्पिंग वर्ब ना यूज की गई हो सकता है ना। तो ये चीजें कॉमन सी हैं जो सेंटेंस में होती हैं। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लास्ट में बात करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की बात करते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में, पिछली जो एक वीडियो क्लास थी उसमें मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था कि टेंस जो है हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब से ही चलता है। हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब एक्शन को दर्शाती है, एक्शन यानी क्रिया, एक्शन यानी क्रिया, है ना। मैन वर्ब एक्शन को दर्शाती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब किसको दर्शाती है, हेल्पिंग वर्ब टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, ये जो एक्शन होता है इसके टाइम को दर्शाती है कि ये एक्शन कब होता है। मैंने एग्जांपल भी आपको देके समझाया था, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, है ना। तो ध्यान रखना, जो मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो एक्शन को दर्शाती है। हेल्पिंग वर्ब ये एक्शन के टाइम को दर्शाती है, यानी कि किस टेंस में किस टाइम में वो एक्शन हो रहा है। तो ये चीज तो हम पहले भी समझ चुके थे, फिर भी मैंने आपको बता दिया दोबारा से। अब हमारा बच्चा क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ सकता है, कोई प्रपोजिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई वर्ब नहीं हो सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं ये हमेशा या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या होंगे, या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यही होता है, ठीक है। तो या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन, यहां तक क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन है, नाउन मीन्स क्या होता है, नेम। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन एक नाम वाला शब्द है, यानी समझ आया, नाम, नाम वाला शब्द जो कि
किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, जगह, स्थान, भावना, गुण, दोष आदि का जो नाम होता है दैट इज नाउन, नेम वाला शब्द। ऑलराइट, तो यहाँ पे नाउन की हम जब बात करेंगे दैट इज नेम, वो तो नाम होगा, व्यक्ति का नाम हो सकता है किसी का भी, ठीक है ना। द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, फीलिंग, कैरेक्टर, क्वालिटी एटसेट्रा इज नोन एज नाउन। कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द जो नाम है, तो ये तो नाम है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम, कोई जानवर का नाम हो सकता है, गुण, भाव, दोष का नाम हो सकता है, नाम। तो नाम ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है, तो राहुल नाउन है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। तो नाउन है, दैट मीन्स कोई भी नाम होगा, कोई भी नाम, व्यक्ति का, जगह का, कुछ भी नाम हो। प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, यानी कि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन, है ना। अब अगर नाउन है तो नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन तो नाम होगा, प्रोनाउन होगा तो कैसे? ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में नाम है, प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो सिंपली ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का इतना अहम रोल नहीं होता, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। क्यों रोल नहीं होता ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस में जब हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब किसके अनुसार आती है? हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का सिंगुलर होना, प्लूरल होना, ये चीजें किस पर निर्भर होती हैं, किस पर डिपेंड करती हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। हाँ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, कौन सी मैन वर्ब आएगी, ये आएगी टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस कौन सा है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हैज या हैव में से कौन सी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, ये डिपेंड करती है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी ये तो टेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, लेकिन उनमें से जो है सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, कौन सी आएगी, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नाम है, नाउन मीन्स नेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर नाम है, कोई भी एक नाम है, एक नाम है, दैट मीन्स वो सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अगर वो प्लूरल होगा, एक से ज्यादा नाम होंगे, प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। यहाँ तो नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक नाम है तो सिंगुलर वर्ब, एक से ज्यादा नाम है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन प्रोनाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। किसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों? प्रोनाउन में। तो इसको देखना, सब्जेक्ट अगर हमारा प्रोनाउन है तो यहां थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है मैं आपको बता देता हूं। जो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी हमारा सेंटेंस है, उसके हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एक बारीकी सी बात मैं आपको बताता हूं। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं, प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको समझ आएगा कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है ना। जब आप टेंस आपने पढ़े होंगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत से बच्चे होते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो ये नहीं समझ में आता कि ही, सी, इट। हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यानी कि जब बात होती है डू और डज की, तो डज तो है सिंगुलर और डू है प्लूरल। तो सर जब हमारे सब्जेक्ट जो है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। यही पढ़ते हैं, बाकी बच्चे यही तो पढ़ते हैं। नियम गलत है। अगर आपने बुक्स में पढ़ा है तो बुक्स में भी गलत है। आपको मैं क्लियर करके समझाऊंगा कैसे गलत होगा, ठीक है। जैसे मैं इसी में बता देता हूं। एक बात बताइए, तो आप पढ़ते हैं सर ही, सी, इट, नेम सिंगुलर है तो डज आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आई भी सिंगुलर है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो क्या आई के साथ डज लगाओगे? नहीं लगाओगे। आई के साथ क्या आएगा? डू। लेकिन डू तो प्लूरल के साथ आता है।
फिर बच्चे कहते हैं कि सर आई को प्लूरल में ही लगा लो, फिर आई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, कैसे प्लूरल में लगा ले उसको? ठीक है, तो आई सिंगुलर ही है, आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ आता डू है, तो यहां तो ये नियम गलत हो गया, तो उसको सही करेंगे उस नियम को। ऐसे कुछ और भी नियम है, उनको सही करने के लिए पर्सन की नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पर्सन की नॉलेज बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में क्या आता है? लिसनर। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या आता है? जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, स्पीक यानी बोलना, स्पीकर यानी बोलने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर यानी कि बोलने वाला, स्पीक मतलब बोलना, उसमें ईआर लगा दिया, बोलने वाला। लिसन यानी सुनना, ईआर लगा दिया, लिसनर सुनने वाला। ठीक है, तो बोलने वाला कौन होता है? हमेशा फर्स्ट पर्सन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ बोलता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो बोलने वाला अगर अपने लिए यूज करेगा, खुद के लिए, तो क्या यूज करेगा? मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा? अगर मैं अकेला हूं तो खुद के लिए आई यूज करूंगा, मैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा हूं तो हम एक से ज्यादा अगर हैं, हम बोलेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे। बोलने वाले अपने लिए एक से ज्यादा हैं तो वी यूज करेंगे। तो यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है आपके सामने, लेकिन ध्यान रखना आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन आई सिंगुलर है, जबकि वी क्या है? प्लूरल। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अकेले हो, बोलने वाला अगर अकेला है तो खुद के लिए क्या यूज करेगा? आई, अकेला, आई यूज करा, अकेला मीन्स सिंगुलर, तो आई सिंगुलर है। एक से ज्यादा है बोलने वाला तो खुद के लिए क्या यूज करेंगे? वी, दैट मीन्स वी प्लूरल है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है जिसमें आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, लिसनर। लिसन यानी सुनना, लिसनर यानी सुनने वाला। सामने वाला जो होता है वो सुनता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप सामने वाले हो, तो मैं आपके लिए हिंदी में तो क्या यूज करूंगा? या तो आप, या तुम, या तू। हिंदी में हम क्या यूज करते हैं? या तो आप, तुम, या तू, वो डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पर आप क्या यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप क्या यूज करेंगे? इन सभी के लिए इंग्लिश में आप यूज करेंगे यू। तो इंग्लिश में सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, है ना? तो सामने वाले के लिए हमेशा हम यू यूज करेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, सामने वाला जिसके लिए हम यू यूज कर रहे हैं, भाई जो यहाँ पे है ही नहीं उसके लिए तो हम कैसे यूज कर देंगे? मान लीजिए आप अकेले हो, कोई है नहीं, फिर कह दो तुम क्या कर रहे हो, कोई है ही नहीं, तुम किससे तुम कहोगे? तुम उसी से तो कहोगे जो सामने है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं कि भाई सेकंड पर्सन तो यू होता है, लेकिन यू जो होता है अगर सामने वाला अकेला है तब भी यू यूज करेंगे, एक से ज्यादा है तब भी यूज करेंगे। भाई आप, तुम और आप यूज करते हो, एक के लिए भी तुम आप यूज करोगे, एक से ज्यादा के लिए भी आप तुम यूज करोगे, तो यानी कि यू अपने आप में सिंगुलर भी है और यू अपने आप में प्लूरल भी है। यू अपने आप में सिंगुलर भी है, यू अपने आप में प्लूरल भी है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में यू को हमेशा प्लूरल मानकर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। यू को हमेशा प्लूरल मानकर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति होता है, कोई भी थर्ड पर्सन जो वहां पर, जैसे बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, वहां पर जो मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं या उसके नाम की जगह पर कोई शब्द यूज कर बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करता है जो वहां पर मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, ना मैं राहुल ना आप राहुल, मैं आपसे कहूं कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो राहुल जो हमने यूज किया तो राहुल तो थर्ड पर्सन है। अगर मैं राहुल की जगह पर ही यूज करूं, ठीक है, ही राहुल की जगह पर, तो वो भी थर्ड पर्सन ही। ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो यहां पर मौजूद नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन कौन से होता है? लड़का है तो अकेला है, लड़का है ही यूज करेंगे, अकेली है लड़की है सी यूज करेंगे, निर्जीव है, जानवर है, छोटे बच्चों के लिए इट यूज करते हैं, ये सिंगुलर है। अगर एक से ज्यादा है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा हैं और यहाँ पर मौजूद नहीं, एक से ज्यादा है जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो प्लूरल हो जाएंगे। वो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे। तो यानी कि ये चीज क्लियर हो जाती है कि ही सी इट क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाते हैं थर्ड पर्सन के, और दे क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अब दे में मेल और फीमेल दोनों के लिए दे यूज करते हैं हम।